हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर जुडिशल क्लासेस, दैट इज़ एक जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2023 इन दिस वीडियो। आज हम इस वाले बैरेक्ट को और इस वाले एक्ट को 2013 के एक्ट को, जो यूपी जुडिशरी में एक पार्ट है या फिर और भी जुडिशरी में, आई थिंक राजस्थान में भी है ये, तो उसका ये एक सिलेबस का पार्ट है। तो मैं चाहती हूँ जो छोटे मोटे माइनर एक्ट्स हैं उनको थोड़ा हम इंट्रोड्यूस साथ में करते रहें। इन फ्यूचर जब हमारा एग्जाम कंडक्ट हो तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो और इतना हमारे लिए बर्डन ना हो कि सारे माइनर एक्ट्स एक साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि यूपी जुडिशरी में और सारे एग्ज़ाम में अब ये माइनर एक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, अब तो हमारे क्रिमिनल ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें फोकस करने के साथ साथ अभी पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगी, वो भी कंफर्म नहीं है, न्यू आएगा कि ओल्ड आएगा। अदरवाइज़ जहाँ तक हो सके न्यू बैरेक्ट ही आएंगे ओल्ड के साथ। बट इसको भी जो माइनर्स बैरेक्ट है इनको अभी से आप क्लियर कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग अबाउट दिस। ये जो एक्ट 2013 है, सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका बिल जो है वो इंट्रोड्यूस 1996 में हुआ था और फिर राज्यसभा में कब आया, 2010 में आया। फाइनली इसका इनेक्टमेंट कब हुआ, 2013 में हुआ। ये तीनों डेट आपको लर्न करनी है। पहली डेट क्या लर्न करनी है, ईयर है 1996 जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ था पार्लियामेंट में। दूसरा, राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, इन 2010, 9 March 2010. After that, it introduced we cannot be called introduced. Finally, it come into force on 9 December 2013 में। आपको ये डेट याद करना है, मैं इसलिए थोड़ा आराम से बोल रही हूँ 2013, क्योंकि ये आएगा। ऐसे बहुत सारे माइनर्स एक्ट हैं जो हमारे और जुडिशरी में आ रहे हैं, तो आपको ये डेट याद करना है 9 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर को आप याद कर सकते हो। गैंग रेप हुआ था दिल्ली में तो दिसंबर में हुआ था, आई थिंक, उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, 9 दिसंबर कम इनटू फोर्स इन 9 दिसंबर 2023। और ये जो इसको ज़्यादा फाइनली इसको हमने एक्ट को बनाया क्योंकि विशाखा केस एक आया था। व्हाट वाज विशाखा केस? विशाखा केस को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है, मैं नॉर्मली आपको जनरली बता रही हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इन जेन्युइन वे में बता रही हूँ। आपको बहुत डिटेल पढ़ना था, आप साइट पे जाकर डिटेल पढ़ लीजिए, जो ब्रीफ बता रही हूँ, इन डिटेल में नहीं। इसकी हिस्ट्री है कि एक भामरी देवी थी, भामरी देवी, वो एक सोशल वर्कर्स थी एक तरफ से। उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। वो एक ओल्ड लेडी थी, आप अपने माइंड में मतलब करिए, एक सोशल वर्कर काफ़ी एक्टिव थी, ऐसे नहीं थी वो। एक ओल्ड लेडी पीजेंट थी, अपने गांव में किसी गांव में रहती थी, वो राजस्थान से बिलोंग करती थी। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, जिस किसी घर में कहीं उनके गांव में किसी के यहाँ मैरिज करवाई जा रही थी, एक चाइल्ड मैरिज आई मीन 6 ईयर की थी। ठीक है, 6 ईयर की थी, 6 मंथ की या 6 ईयर की थी, तो उसकी शादी कराई जा रही थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। जब इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया तो उनकी फैमिली वाले ने और कुछ लोगों को मिला के इनको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आफ्टर सम डे भावरी देवी के साथ गैंग रेप किया गया। गैंग रेप किया उन्होंने, 5 लोग मिल के आए, तीनों लोगों ने गैंग रेप किया बारी बारी उनके हस्बैंड के सामने इन द फील्ड। तो ये इनकी स्टोरी थी। उसके बाद इनको कुछ कन्विक्शन होता है, उसके बाद इनको बरी कर दिया जाता है किसको, इन एक्यूज्ड को। जब इन एक्यूज्ड को बरी कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया इन एक्यूज्ड को, तो एक कुछ NGOs आई आगे आए कुछ NGOs, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया उनको रिलीज़ क्यों कर दिया गया उसके खिलाफ। और ऐसे वुमेन्स के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि वुमेन कि यही सोसाइटी में स्टेटस है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करती है उनके साथ ये कर दिया जाएगा। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट NGO काफ़ी एक्टिव था, रेगुलर चलती रही साथ में एट द एंड तक, वो था विशाखा NGO। विशाखा NGO के नाम से ही, क्योंकि वो फिर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, उनको दोबारा कन्विक्ट कर लिया गया और एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई विशाखा केस के नाम से, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से। उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसे कुछ होते हैं इन अ वर्क प्लेस, तो उनको
उनको ये पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो सब लाइबिलिटी उनकी क्रिएट होगी। वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। बट आफ्टर सम टाइम उनको लगा कि इसके लिए हमें प्रॉपर एक एक्ट की ज़रूरत है। उस गाइडलाइंस को उन्होंने और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइनली इसको एक्ट में कन्वर्ट करा दिया गया, 2013 एक्ट। कौन सा एक्ट है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट 2013। ठीक है, ये एक्ट बन गया फाइनली। अब इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, इसका इन्फोर्समेंट पढ़ लिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। अब इसमें हमें एक पढ़ना है कि इसका पर्पस क्या था इस एक्ट का। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? द पर्पस इज टू कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। कन्वेंशन एक रूल बनाया गया, एक गाइडलाइंस बनाएगी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द वुमेन, उसको एलिमिनेट कैसे करना है। इन दी सोसाइटी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट करें, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। इसका मेन पर्पस ये था, ठीक है। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वुमेन के साथ किसी भी तरीके से। अगर हर एक फील्ड का अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, बट इस वाले एक्ट में हम सेक्सुअल हरासमेंट वाली पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इस एक्ट में उसकी बारे में बताया गया है। अगर और भी चीज़ें किस टाइप की चीज़ें हैं तो उसके लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। तो पर्पस उसका भी यही था, इसका भी यही पर्पस है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें पता रहना चाहिए हमें कि सेक्सुअल हरासमेंट की मीनिंग क्या होती है। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आपको 5 पॉइंट दिया गया है स्पेशली। उस 5 पॉइंट को आपको माइंड में रखते हुए इस वाले एक्ट्स को अप्लाई करना है, इस बेर एक्ट को, कानून को। मीन्स इसमें देखो 5 पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगर कहीं वर्क प्लेस पे, ठीक है, किसी वर्क प्लेस पे, अब ये जो बेर एक्ट मीन्स जो कानून है, कानून जो है, लॉ है, वो वहाँ पे अप्लाई होती है। अगर कोई वर्क प्लेस पर, सपोज मैं ये ऑफिस में बैठी हूँ, इस ऑफिस में मेरे जो सीनियर्स हैं वो मेरे पर कहीं ना कहीं इन पाँचों जो पॉइंट्स मैं अभी बताऊँगी, उन 5 तरीके से मुझे कहीं ना कहीं रिलेट कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो वो दे विल बी लायबल इन दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में वो लायबल हो जाएंगे। और ये जो है बस वुमेन के लिए है, मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए बनाया गया है ये बेर एक्ट। ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स। ठीक है, उनको वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा उनको हरास किया जाता है अलग तरीके से, उसके लिए उसी की वजह से इसको बनाया गया इस बेर एक्ट को। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका। अब सेक्सुअल हरासमेंट का जो है, अगर एक लेडीज़ के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें, एक वुमेन के साथ ये 5 चीज़ें होती हैं, तो वर्क प्लेस पे तो दे ही विल बी लायबल। ठीक है, फर्स्ट क्या है आप इसको माइंड में रखें, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस। वेरी ब्रीफ बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल पढ़ना है यू गो टू सेक्शन 354A ऑफ द आईपीसी में 354A में दिया हुआ है, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। 354 में भी बिल्कुल सेम पॉइंट दिया हुआ है, बस उसमें 4 पॉइंट है, इसे 5 पॉइंट है, बस इतना डिफरेंस है। और इसमें क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है आपको, ठीक है, एंड एडवांस कर रहा है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर, आपको जबरदस्ती बता रहा है आपसे। और थर्ड पॉइंट है सेक्सुअल कलर रिमार्क शोइंग कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है शोइंग द पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अभी जो लास्ट पॉइंट है अदर करके इंक्लूड कर दिया है, इसका मतलब एक ब्रॉड प्रोविज़न हो गया ये, और भी एक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड्स हो गए हैं। अब जो अगर उसको बिहेवियर को देख के, उस चीज़ को देख के, उस सर्कमस्टांस को देख के अगर ऐसा लगता है कि हाँ सच में इस वुमेन के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकती है एज़ पर दी टाइम टू टाइम। ठीक है, ये अदर वर्ड्स की वजह से, अनवेलकम फिजिकल की वजह से, वर्बल कंडक्ट कर रहा है या फिर नॉन वर्बल कंडक्ट कर रहा है सेक्सुअल नेचर में, तो उसमें भी ये लायबल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है हमेशा एम्प्लॉयर, ये जो बेर एक्ट है इसका जो देखा जाए, अगर इसका जो ये किसके मतलब ये कौन बनाएगा, क्या एक लेडी जाएगी किसी कंपनी में काम करने, वुमेन जा रही है किसी कंपनी में काम करने, तो वो क्या खुद बनाएगी बैठ के इस एक्ट को अप्लाई करेगी? नहीं, ये जो बेर एक्ट जो कानून है, ये जो कानून है, इस कानून को खुद एम्प्लॉयर, जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, वो इसकी ड्यूटी है कि इसका लॉ को अप्लाई करे। कैसे अप्लाई करेगा? कुछ लोगों को वहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि कौन कौन लोग होंगे, कितने मेंबर्स होंगे। हर एक कंपनी में कंपलसरी हो गया है कि देयर मस्ट बी, अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में
जैसे कि मिनिमम एम्प्लॉइज़ हैं तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, ये एक्ट अप्लाई होगा। तो इसे कौन बनाएगा? एक एम्प्लॉयर बनाएगा। अप्लाई कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। इसमें क्या क्या होती है? एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसमें सिर्फ वुमेन होती हैं। कौन होती हैं? वुमेन, लेडीज़ ही होंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात की गई है, उनका भी काम आता है यहाँ पे, उनका भी वर्क लगता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो जरूरत पड़ेगी इन टाइम। इस आप कानून को इस्टेब्लिश करने से पहले आप अपने कंपनी में कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे एक आपको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं, कुछ ऐसा नेचर का एक्ट हुआ है, तो ये वुमेन की राइट है, ड्यूटी है कि यू हैव टू बी कंप्लेन विद इन 3 मंथ। अगर आप 3 महीने से आफ्टर 3 मंथ जा रहे हो तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ मे नॉट बी हर्ड इन प्रॉपर वे, ठीक है, उस तरीके से नहीं सुना जाएगा जैसे कि चाहिए आपको, इतने जल्दी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज़ तो वुमेन के केस में कोई भी ऑफेंस हो कॉग्निजेबल ही हो जाती है एक तरफ से, उस पर तो पुलिस FIR लॉस कर ही देती है। तो ये लिमिटेशन इसका पीरियड है, सबका लिमिटेशन पीरियड अपना होता है 3 मंथ का है। कितना मंथ का? 3 मंथ का। और अगर ICC जो है अब इस 3 मंथ में उसने कंप्लेन कर दी है, एक वुमेन ने 3 मंथ, इसका प्रोसीजर क्या है? एक मेरे साथ हरासमेंट हुआ, मैंने 3 मंथ विद इन 3 मंथ मैंने कंप्लेन कर दिया है अपने एम्प्लॉयर को। अब ये एम्प्लॉयर क्या करेगा? क्या करेंगे एम्प्लॉयर? अपने ICC जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है, कंप्लेंट कमेटी, उसके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, पूरा उसको बताएगा कि आप इसको पता लगाइए इन सब चीज़ों को, रिपोर्ट सबमिट करिए। तो ICC जो है रिपोर्ट सबमिट कर देगा पूरा डिटेल को आफ्टर इंक्वायरी विद इन 10 डे, 10 दिन के अंदर। और वो प्रोसीडिंग पूरी कितने दिन तक चलेगी? इंटरनल कमेटी की 90 डेज़ की। उसके बाद भी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी इंक्वायरी करके 10 दिन के अंदर सबमिट कर देगी। 90 डेज़ का टाइम होता है उनके पास, पूरा एनालाइज करे, चेक करे, पता लगाए, ठीक है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है। कैसा है ये? नॉन कॉग्निजेबल, बिकॉज देयर इज अ वाई इट इज़ नॉन कॉग्निजेबल, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ misuse by this act, misuse this act by a woman also. It should not be take only one side, okay. Complaint filed by the complaint कौन फाइल करेगा? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एग्रीव और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड और एम्प्लॉयर्स, कोई भी ऑथोराइज्ड है, लोकल कमेटी जो हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे कमिटीज़ कितनी बनी हुई हैं। यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स की कमिटीज़ होती हैं, एक लोकल होती हैं और एक ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। एक लोकल कमेटी होती है, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। 2 टाइप की होती है। जो लोकल होती है आउट ऑफ दी वर्क प्लेस है, और विद इन अ वर्क प्लेस हो रहा कोई चीज़ जैसे ऑफिस है तो ICC काम करेगी, ठीक है। 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पे आया था, इसको स्टार्ट किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, वुमेन के रिलेटेड केसेस है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 14, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इस एक्ट का एक सेक्शन 14 आप ज़रूर पढ़ें। उसमें दिया है कोई फॉल्स कंप्लेंट किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो एम्प्लॉयर कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट अ वुमेन आल्सो। तो वुमेन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा अगर वो गलत कंप्लेंट करती है, मिस यूज़ करती है इस पावर को, देन एम्प्लॉयर शुड बी टेक दी सम एक्शन अगेंस्ट हर। तो ये सारी चीज़ें आपके थी, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, मैंने बता दिए यहाँ पे। इन डिटेल मेरे पास और है, अगर आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगी, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी। आई विल नॉट बी इंट्रोड्यूस दिस ऑल दिस पॉइंट्स, आई विल ओनली गो विद दी सेक्शंस, ओके। जो सेक्शंस हैं, किस सेक्शन में ICC है, किस सेक्शन में लोकसभा लोकल कंप्लेंट कमिटीज़ हैं, उसमें कितने पर्सन्स होते हैं, कितने चेयरमैन्स होते हैं, कितनी कमिटीज़ के, हर एक कमेटी कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में डिफाइन किए, उनके फंक्शंस क्या है, टेन्योर क्या है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने इसका पूरा डिटेल बनाया हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो में भी लेंदी हो सकती है। बैक टू बैक आप इस वीडियो को देखें। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब यू लाइक।